हिस्टेरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इन वीडियो सीरीज़ में हम पर्टिकुलर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर इस सब्जेक्ट के बारे में प्री मेंस और ऑप्शनल का सिलेबस कवर करेंगे। सो जैसे कि यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर दैट 2023 में जो पेपर आया था, बेसिकली उसमें यूपीएससी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। Okay, the way they question ask, okay, the type of question they ask, as well as the type of option they give. Okay, इसके पहले हमने देखा था कि जो भी क्वेश्चंस देते थे, मोस्ट ऑफ देम वेर इजीली आंसर्ड बाय द एलिमिनेशन मेथड। बट इस बार तो एलिमिनेशन मेथड के कहीं पर चांसेस ही नहीं थे। मतलब जिस बंदे को पूरा कंसेप्चुअल पता है, जिस बंदे को वो सब्जेक्ट उसने थरोली पढ़ा है, ओनली दोज पीपल कैन आंसर दोज क्वेश्चन। सो फॉर दैट हमें ये जो सब्जेक्ट है अभी, ओके, या फिर कोई और सब्जेक्ट भी हो, हमें वो थरोली पढ़ना होगा। वो सब्जेक्ट का हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब पूरा बेसिक पता होना चाहिए, जिसके सिवा हम अभी आने वाले क्वेश्चंस आंसर नहीं कर सकेंगे। ओके, तो उन्हीं नए क्वेश्चंस को, उन्हें नए पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए हम ये हिस्ट्री का नया प्रोग्राम शुरू करने जाने वाले हैं, जिसमें हम पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे प्री, ओके, जिसमें प्री मेंस ऑप्शनल मतलब एंशियंट, मिडवेल, मॉडर्न एंड एज वेल एज वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री हम कवर करेंगे। ओके, तो उसकी शुरुआत हम इस लेक्चर से करेंगे, जिसमें हम प्री हिस्टोरिक पीरियड, ओके, जो फर्स्ट होता है हिस्ट्री स्टार्ट करने में, उसके बारे में देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री? बेसिकली अगर हम ये सोचें कि व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री, ओके, अगर इंडिया का हिस्ट्री तो बात करेंगे हम, तो एंशियंट हिस्ट्री से शुरू होता है। तो प्री हिस्ट्री मतलब क्या है? तो देखो, एंशियंट हिस्ट्री इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी। ओके, फर्स्ट वन इज़ प्री हिस्ट्री, सेकंड वन इज़ योर प्रोटो हिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज़ विच इज़ बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री। ओके, सो प्री हिस्ट्री, अब प्री हिस्ट्री क्या है? तो बेसिकली प्री हिस्ट्री इज़ अ पीरियड इन विच people don't use any means to communicate. Okay, they usually use their language, means what we say as sign language or any signs to communicate their message. जैसे हम आज देखते हैं कि जो डेफ पीपल होते हैं पर्टिकुलरली, ओके, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, वो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं उनके मैसेज कन्वे करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से उस वक्त वो जो आदिमान होते हैं, अश्मयुगीन और लिथिक एज वाली प्री हिस्टोरियन पीपल, वो बेसिकली कोई साइंस यूज़ करते होंगे अपने मैसेज एक दूसरे को कन्वे करने के लिए। ओके, तो बेसिकली वो पीरियड में ना तो इंसान ने लिखाई की तकनीक इजाद की थी, ना तो कोई लिखने की व्यवस्था थी। ओके, व्यवस्था नहीं कहेंगे हम, लिखने की टेक्निक कहेंगे। लिखने की टेक्निक की उस वक्त इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तो लिखने का तो सवाल ही नहीं होता। तो मतलब बेसिकली वो पीरियड जिस वक्त इंसान ने ना तो कुछ लिखा है, ना उसके लिखे हुए कोई अवशेष हमें मिले हैं, वो पीरियड कौन सा है तुम्हारा? प्री हिस्टोरिक पीरियड। बेसिकली जो भी पीरियड है, ओके, पूरा लिथिक एज का, पूरा अश्मयुगीन, वो आपका क्या होगा? प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके, देन सेकंड वन इज प्रोटो हिस्ट्री। सो व्हाट इज प्रोटो हिस्ट्री? देन अगेन जो क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में, प्री हिस्ट्री समझ गया, ऐसा वक्त जिस वक्त में लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था। ओके, मतलब बेसिकली लोग नहीं लिख सकते थे। ओके, सो देन व्हाट इज प्रोटो हिस्ट्री? तो आगे चल के जब लोग लिखाई की मतलब इन्वेंशन करेंगे, कैसे लिखते हैं, कम्युनिकेशन करने के अलग अलग वेज और मीन्स डिस्कवर होंगे, तो बेसिकली वहाँ से आपका जो पीरियड शुरू होगा, तो वहाँ पे आप लिखना, ओके, लिखे हुए चीज़ें हमें साइंस मिलेंगे। ओके, शायद वो यूज़ करते होंगे कम्युनिकेशन करने के लिए। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि उन्होंने जो लिखा है, ओके, वो अब तक हमें समझ में नहीं आया। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं बात करूँ, तो सबसे पुरानी लिखी हुई चीज़ जो हमने डिकोड की है, डिसिफर्ड की है, वो है अशोका द्वारा लिखे गए उनके इंस्क्रिप्शन। ओके, जो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के आसपास के है। ओके, ईसा पूर्व थर्ड मतलब थर्ड सेंचुरी बीसी तब के है वो। ओके, वो सबसे पुराने हमने डिसिफर्ड किए हैं। और जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो लगभग आपकी जाती है सेकंड मिलेनियल और थर्ड मिलेनियल बीसी में। ओके, तो उस वक्त उन लोगों ने लिखे हैं, हमें वहाँ पे साइंस मिले हैं। बेसिकली वो लोग पिक्टोरियल लैंग्वेज यूज़ करते थे, वो साइंस हमें मिले हैं, बट साइन अभी तक वो क्या डिनोट करते हैं, ओके, वो कौन सा मैसेज कन्वे करते हैं पर्टिकुलर साइन में, वो अभी तक हमने डिकोड नहीं किया। ओके, तो अगर मोटा मोटा मैं बताऊँ, तो प्रोटो हिस्ट्री इज़ अ हिस्ट्री इन विच पीपल डू हैव नॉलेज हाउ टू राइट और हाउ टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर
बट वी येट हैव टू डिसिफर देयर लैंग्वेज। मतलब उन्होंने जो लिखा है वो अभी तक हमें नहीं समझा। भले ही उन्होंने लिख कर रखा रखा है, ओके, बट उन्होंने क्या लिखा है, ओके, वो क्या डिनोट करता है, वो हमें अब तक नहीं पता चला। ओके, तो दैट पार्ट इज योर प्रोटो हिस्ट्री। ओके, देन कम्स द थर्ड कैटेगराइजेशन विच इज एंशियंट हिस्ट्री। ओके, द हिस्ट्री फ्रॉम विच वी हैव ऑल द लिटरेरी सोर्सेस डिकोडेड। बेसिकली अगर मैं बताऊँ एंशियंट हिस्ट्री क्या, तो ओके, सो अशोका के द्वारा लिखे गए जो भी उनके इंस्क्रिप्शन है, तो वो इंस्क्रिप्शन हमने डिकोड किए हैं। तो वहाँ से जो हिस्ट्री हमारा शुरू होगा तो वो क्या है, एंशियंट हिस्ट्री। ओके, वैसे लिटरेचर है, नहीं कह रहा हूँ, लिटरेचर हमारे पास वैदिक कल्चर की है, और वैदिक कल्चर इज फार ओल्डर देन दी अशोका। ओके, बट जो आर्कियोलॉजिकल हमें राइटिंग मिली है अदर देन लिटरेचर, वो अशोका के वक्त से ही मिले हैं। ओके, प्रायर टू दैट देयर इज नो लिटरे आर्कियोलॉजिकल राइटिंग, ओके, जो हमें मिली है, ओके, एक्सेप्ट इंडस, जो कि अभी तक डिसिफर्ड होने की है। सो द ओल्डेस्ट डिसिफर्ड, ओके, इंस्क्रिप्शन वाज अशोका। तो वहाँ से जो शुरू होगा तो आपका, तो वो है एंशियंट हिस्ट्री। तो ये तीन कैटेगराइजेशन समझ गया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड एंशियंट हिस्ट्री। तो जो फर्स्ट हमें देखना है वो है प्री हिस्ट्री, बेसिकली प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसके बारे में आप जियोग्राफी में पढ़े ही होंगे कि दैट नियर अबाउट 2.5 बिलियन ईयर एगो बिग बैंग हुआ था। Okay, the Big Bang created this universe in which there are multiple nebula. In nebula there is galaxies. Okay, so बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसमें कहीं पर जाके हमारे अर्थ जो है वो लगभग 4 बिलियन ईयर एगो, ओके, इसका जन्म हुआ। तो अर्थ के एक जो क्रस्ट है उसके इवोल्यूशन के मल्टीपल स्टेजेस है। ओके, जो आप जियोग्राफी में देखोगे, जियोग्राफी में पढ़ोगे, या फिर जियोग्राफी के सर को आप पूछो कि अर्थ के इवोल्यूशन के कौन से स्टेजेस है। ओके, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, जो लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज, ओके, वो है आपका क्वाटेनरी स्टेज। ओके, जो क्वाटेनरी स्टेज है वो फर्दर डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में, एक है प्लीस्टोसिन और दूसरा हेलोसिन। ओके, अगर मोटा मोटा बताओ तो प्लीस्टोसिन इज अ पीरियड, ओके, जो शुरू होगा आपका 2 मिलियन ईयर एगो टू 10,000 ईयर। ओके, सो 2 मिलियन ईयर टू 10,000 ईयर इज यूर प्लिस्टोसिन एज। ओके, एंड फ्रॉम 10,000 ईयर टू करंट जो अभी शुरू है वो आपका होलोसिन। ओके, अब ये कैटेगराइजेशन इन्होंने कैसे किया 10,000 ईयर तक और 10,000 ईयर के बाद, तो इसमें आपका प्ले करता है एक मैटर, जो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट। याद रखो, ये जो प्लिस्टोसिन एज है, इस वक्त पृथ्वी पे आइस एज चल रहा था। ओके, तो प्लीस्टोसीन एज में पृथ्वी पर आइस एज चल रहा था, और जब पृथ्वी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लिमिट से बढ़ने लगा, मतलब टेम्परेचर वार्म होने लगा, क्लाइमेट में चेंज आने लगा, वो हुआ आपका 10,000 ईयर अगो BC। ओके, सो नियरली 10,000 ईयर BC, ओके, हमें दिखता है कि पृथ्वी के टेम्परेचर में सडन चेंजेस आने शुरू हुए। ओके, और ग्लोबल टेम्परेचर ये बढ़ने लगा। तो वहाँ से जो पीरियड शुरू हुआ उसको उन्होंने होलोसिन नाम दिया। एक प्लिस्टोसिन जो 10,000 ईयर BC से आगे 2 मिलियन ईयर तक, और एक होलोसिन जो 10,000 BC से आगे शुरू होगा। ओके, ये हो गई दो कैटेगराइजेशन, एक प्लिस्टोसिन दूसरा हेलोसिन। और इतिहासकारों का जिन्होंने स्टडी की है, ओके, अर्ली मेंस को, उनका ऐसा मानना है कि अर्ली प्लिस्टोसिन पीरियड में, ओके, मैन जो है वो अपीयर्ड हुए। अब वो कहाँ पर अपीयर्ड हुए, तो किसी का कहना है, अलग अलग थेरी है, तो बट किसी का कहना है कि जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है अफ्रीका का, वहाँ पर अर्ली मेन, ओके, वो इवॉल्व हुए। जब, ओके, और ये सेम टाइम है जबकि ट्रू ऑक्स, ट्रू एलिफेंट और ट्रू हॉर्स ये ओरिजिनेट होंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ट्रू एलिफेंट का एक पेंटिंग दिख रहा होगा, तो उस हिसाब से, मतलब वैसे ट्रू एलिफेंट थे तो वो पीरियड में ट्रू एलिफेंट, ट्रू हॉर्स, ओके, और ट्रू ऑक्स ये इवॉल्व हुए थे। और सेम पीरियड में, सेम फेज में जो अर्ली मैन है, ओके, अर्ली मैन, ओके, आज के नहीं, हमारे जो एंसेस्टर है होमोसेपियन, वो नहीं, अर्ली मैन, वो कब इवॉल्व हुए थे, तो अर्ली प्लीस्टोसीन एज में। ओके, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड बेसिकली जो अर्ली मैन थे, दे आर दी फूड गैदरर एंड हंटर। ओके, हंटर से भी कहेंगे हम पहले कि फूड गैदरर थे। हंटर तो वो बाद में बनेगी, कि मतलब अच्छा घूमना, नोमैड की तरह, जो भी फूड मिलेगा उसे खाना, और रात को कहीं पर जाके शेल्टर लेना एक आधी क्यू में। ओके, तो ये स्टोरी में लिथ जो है, मतलब पत्थर, ये कब आए, ओके, स्क्रीन में। तो देखो कि मतलब ये तो हज़ारों करोड़ों साल का इतिहास है, जिसमें हमें ऐसा दिख सकता है कि जब कभी
ओके, एक आध वक्त जो अर्ली मैन है उनके पीछे कभी कोई प्रेडेटर लगा होगा, एपेक्स प्रेडेटर। ओके, तब उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ में जो लगा वो उसे फेंक कर मारा होगा। तो उसमें पत्थर आया होगा कभी ना कभी एक वक्त, तो उन्होंने पत्थर फेंक कर मारा होगा। तो उन्हें लगा होगा कि यार, पत्थर फेंक कर मारने से ये जो जानवर है, जो खूंखार शिकारी है, ये तो डर जा रहा है। तो बेसिकली अगर पत्थर से मैं खुद को डिफेंड कर सकता हूँ इन जानवरों से, तो पत्थर तो मेरे दोस्त हुए। तो तब से जो अर्ली मैन थे उनकी दोस्ती हुई किससे? पत्थरों से। और वो जो फेज़ है, तो हम उस फेज़ को एक लिथिक एज कहते हैं। और जो आने वाले 3 फेजेस में वो कैटेगराइज होंगे, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो ये जो कल्चर इवॉल्व हो रहा है नियोलिथिक तक, तो ये सब किसके सराउंड है? ये सब सराउंड है आपके पत्थरों के सराउंड है। लिथ मीन्स पत्थर, पत्थरों के सराउंड है ये पूरा फेज आपका। सिर्फ पैलियो मीन्स अर्ली, मिडल एंड नियोलिथिक। ओके, तो ये जो फेजेस है जिसमें आपको दिखेंगे कि पत्थर कैसे इवॉल्व हुए। ओके, और पत्थरों के साथ कैसे इंसान भी इवॉल्व हुआ है। देखो ना, आप स्टार्टिंग में जो भी आग का शोध लगा, वो किसके साथ लगा? वो लगा आपका पत्थरों के साथ ही। ओके, पत्थरों को घर्षण करने से उन्होंने आग की इजाद की। मतलब जो भी इंसान को हेल्प हुई वो किससे हुई? लिथ से। इसीलिए जो फेज है वो किस में कैटेगराइज हुआ है? आपका लिथिक एज में। ओके, सो जो लिथिक एज है वो कैटेगराइज होता है 3 पार्ट्स में। एक तो पैलियोलिथिक एज, सेकंड वन इज मेसोलिथिक एज एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक एज। जिसमें हम पहले सीखेंगे कि पैलियोलिथिक एज क्या था। बेसिकली पैलियोलिथिक मीन्स एकदम अर्ली एज। ओके, एकदम फर्स्ट एज, जब जो इंसान थे उनका अभी अभी पत्थरों के साथ नाता जुड़ा है, मतलब पत्थरों को उन्होंने यूज करना शुरू किया। ओके, तो उसके साथ, बट देखो ये कैसे डिफरेंट है बाकी 2 एजेस से, या फिर इसमें भी जो फर्दर क्लास कैटेगराइजेशन होंगे उससे कैसा डिफरेंट है। तो पेलियोलिथिक का जो एकदम अर्ली पेलियोलिथिक फेज था, जिसे हम लोअर पेलियोलिथिक एज भी कहेंगे, उसमें जो लिथ यूज हुआ है, जो स्टोन यूज हुआ है, वो एकदम क्रूड फॉर्म में था। ना तो उसे कुछ धार दी गई थी, ना तो उसे कुछ तोड़ा गया था। वो जिस तरह से नेचर में अकर्ड करता था, ठीक उसी ही फॉर्म में उन्होंने यूज़ किया था। ओके, ये थी एकदम अर्ली पीपल। ओके, एकदम अर्ली। ओके, पैलियोलिथिक एज। ओके, अगर बात करें हम इंडिया के अर्ली पैलियोलिथिक एज की, तो देखो, जो मैंने बात बताई थी आपको कि अर्ली पीपल जो थे, ओके, वो अर्ली प्लिस्टोसिन के एज में कहाँ पर आए थे? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। ओके, बट इंडिया, वो इंडिया से कंसर्न नहीं करता, क्योंकि इंडिया में जो अर्ली पीपल के हमें एविडेंट मिले हैं वो नियरली आपके 600,000 ईयर एगो की है। ओके, जो भी हमें अवशेष मिले हैं, सबसे पुरानी साइट पैलियोलिथिक की इंडिया में जो है वो है बोरी, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे जो भी हमें, ओके, उस वक्त के जो भी ये मिले हैं स्केलेटन वगैरह, तो उस पे जो कार्बन डेटिंग के द्वारा इतिहासकारों ने जो भी उस पर संशोधन किया, तो उससे उन्हें ये पता चला कि ये अर्ली पैलियोलिथिक एज, मतलब अर्ली पैलियोलिथिक की मेन है। ओके, और ये थोड़ा डिफरेंट है। जो अर्ली मेन हमें कहाँ पर मिलेंगे? जो मिलेंगे अफ्रीका में। बट द टेक्नोलॉजी, ओके, द इवोल्यूशन ऑफ द स्टोन यूज, वो सेम है। कहाँ पर? अफ्रीका में और इंडिया में। मतलब जो फेजेस होंगे इवोल्यूशन के, वो सेम दिखता है हमें इंडिया में भी और अफ्रीका में भी। उसके बाद अगर मैं पैलियोलिथिक एज की ही बात करूँ इंडिया के कंसिडरेशन में, तो वो 3 पार्ट में कैटेगराइज होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्टोन टूल्स विच दे यूज़। ओके, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो होगा एकदम पुराना। ओके, वो होगा आपका लोअर पैलियोलिथिक एज, जो शुरू होगा लगभग लगभग 600,000 BC टू 1,150, ओके, 1000 BC। सेकंड जो फेज होगा पैलियोलिथिक का, वो शुरू होगा 150,000 BC टू 35,000 BC। और जो थर्ड है, जो कि अपर पैलियोलिथिक फेज था, वो शुरू होगा आपका 35,000 BC टू 10,000 BC। ओके, 10,000 BC को आपका पैलियोलिथिक एज ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब पैलियोलिथिक एज आपका कोइंसाइड करता है किसके साथ? प्लिस्टोसिन एज के साथ। ओके, और ये भी आप चीज़ याद रखना। ओके, मतलब पैलियोलिथिक फेज जो है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है? आपके प्लिस्टोसिन एज के साथ। तो अगर हम बात करें लोअर पैलियोलिथिक एज, या फिर उसे हम कहेंगे अर्ली स्टोन एज। ओके, तो वो पूरा का पूरा पार्ट किस में आ रहा है आपका? मतलब ग्रेटर पार्ट किस में आ रहा है आपका? आइस एज में आ रहा है। क्योंकि हमें दिखेंगे कि जैसे जैसे ये पैलियोलिथिक एज खत्म होगा, ओके, नियरली 10,000 BC अराउंड,
ग्लोबल क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे, टेम्परेचर वार्मर होगा, सो आइस एज क्या होगा, वहाँ से डिक्लाइन होगा। तो जो लोअर स्टोन एज है, ओके, जो अर्ली स्टोन एज है, लोअर पेलोलिथिक एज है, वो आपका कोइंसाइड कर रहा है आइस एज के साथ में, ओके। और इंडिया में जो है, ओके, जो पेलियोलिथिक एज है, जो लोअर पेलियोलिथिक एज है, विच इज़ नॉट ओल्डर देन, जो पुराना नहीं है, कितने, 600,000 साल पुराना, मतलब 6 लाख ईयर, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वहाँ से शुरू हुआ होगा इंडिया में, ओके, लोअर पेलियोलिथिक एज। अब ये डेट किसको दी गई है, तो सबसे पुरानी साइट जो इंडिया में मिली है हमें, ओके, कहाँ पर है वो, बोरी, महाराष्ट्र में, ओके। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहाँ पे है अर्ली स्टोन एज वाली साइट, तो बोरी, महाराष्ट्र, उसको ये डेट दिया गया है 6 लाख ईयर एगो, ओके। तो वहाँ से इंडिया में शुरू होगा, तो लोअर पेलोलिथिक एज, बेसिकली ये जो एज है लोअर पेलोलिथिक एज, इसमें जो टूल बनते थे, ओके, अब ये मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ, ना कि इंडिया के कंसिडरेशन में, ओके। सो बेसिकली लोअर पेलोलिथिक एज में दो टाइप के जो स्टोन टूल्स थे उनका यूज़ होता था, ओके, और उनको नाम थे, एक था सोनियन ट्रेडिशन और दूसरा था एक्यूलियन ट्रेडिशन, ओके। एक था सोनियन ट्रेडिशन और दूसरा एक्यूलियन ट्रेडिशन, और ये नाम उनको पड़े बेसिकली उनके डेस्टिनेशन से, कि कहाँ पर उनको यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया जो था, ओके, उस इधर सोनियन ट्रेडिशन वाले स्टोन टूल यूज़ किए जाते थे, ओके, चॉपिंग के लिए। उसके बाद जो हैंड एक्स, बाईफेस, ओके, ये जो यूज़ किए जाते थे, मतलब स्टोन टूल्स ही है ये, बट ये जो यूज़ किए जाते थे एक्यूबियन ट्रेडिशन वाली, वो यूज़ किए जाते थे अफ्रीका, वेस्टर्न यूरोप, ओके, वेस्ट एंड साउथ एशिया, ओके, और इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। सो बेसिकली, तो इंडिया में कौन सा ट्रेडिशन होगा, तो इंडिया में होंगे एक्यूबियन ट्रेडिशन, ओके। सो एक्यूबियन ट्रेडिशन ऑफ पेल्यूलिथिक, ये बेसिकली इंडिया से कोइंसाइड करता है, और जो सोनियन ट्रेडिशन है वो इंडिया से कोइंसाइड नहीं करता। ये एक चीज़ आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, ओके। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इंडिया में जो भी हमें स्टोन टूल मिले हैं, ओके, जैसे कि हैक्स एक्स हो गए, ओके, क्लीवर्स हो गए, चॉपर्स हो गए, वो सेम थे, ओके, वो सिमिलर है, जो कि हमें वेस्ट एशिया में दिखेंगे या फिर यूरोप में या फिर अफ्रीकन टूल जो मिले हैं, ओके। तो नियर अबाउट जो मैंने आपको पहले कहा था कि भले ही इंडिया में, ओके, जो पेलियोलिथिक एज है वो भले ही अफ्रीका के बहुत से सालों बाद शुरू हुआ है, बट जो स्टोन टूल्स थे उनका जो इवोल्यूशन होगा आने वाले वक्त में, वो सिमिलर ही होगा, ओके। अगर अर्ली स्टोन एज के साइट्स की मैं बात करूँ, तो वो बेसिकली हमें कहाँ दिखते हैं, रिवर एरिया के पास या फिर एकदम आइसोलेटेड एरिया में, ओके। तो प्रोमिनेंट जो है अर्ली स्टोन एज के साइट में, जिसमें एक हमें साइट मिलती है रिवर वैली, जो सोन की रिवर वैली में, ओके, सोहम, अभी जो पाकिस्तान में है, ओके, वहाँ पर। उसके बाद हमें सेवरल साइट्स मिली है कश्मीर में, थार डेजर्ट में, ओके। उसके बाद हमें लोअर पेलियोलिथिक की एक और फेमस साइट मिली है यूपी के बेलन वैली में, ओके। उसके बाद जो राजस्थान का डेजर्ट एरिया है दिदवाना के आसपास, वहाँ पर भी हमें साइट मिली है, ओके। और इम्पोर्टेंट साइट जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई साइट होंगी इंडिया में, ओके, पेलियोलिथिक एज से जुड़ी हुई, ओके, मैं सबसे पुरानी नहीं कह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट साइट कह रहा हूँ, जिससे हमें बहुत मदद मिली है पेलियोलिथिक लोगों के बारे में समझने के लिए, तो वो है भीमबेटका नियर भोपाल, ओके। सो भोपाल के पास लगभग 30 किलोमीटर के आसपास में ये भीमबेटका रॉक केव शेल्टर्स है, जहाँ पर हमें अर्ली पेलियोलिथिक, ओके, मिडल पेलियोलिथिक के पीपल के रिमेन्स मिले थे, और उनके जो वॉल्स है उस पर पेंटिंग भी मिली है हमें, ओके। उसके बाद और एक जो फेमस साइट है वो है आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, वहाँ पर भी केव्स मिले हैं, ओके, केव में ये रहते थे। बेसिकली जो केव है, केव का वो शेल्टर क्यों लेते होंगे, कि फॉर एग्जांपल कि कभी मानसून बिगड़ जाए, मतलब जैसे बारिश होती है, अब बारिश में कहीं ना कहीं पर तो हमें शेल्टर लेना ही पड़ेगा ना। तो बेसिकली रॉक केव जो है वो अर्ली पीपल के द्वारा एज अ शेल्टर वो यूज़ किया जाते थे, ओके, टू अवॉइड एनी प्रेडेटर और मे बी टू अवॉइड एनी हार्श वेदर, ऐसा कह सकते हैं हम, ओके। बट वो वहाँ पर रहते थे, और ड्यूरिंग दैट पीरियड जब वो वहाँ पर है उस केव के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो भी वो हॉबी क्रिएट करेंगे ना। तो वो हॉबी क्या थी, तो उन्होंने फिर पेंट किया। तो पेंट कैसे किया, तो पेंट बाय यूजिंग नेचुरल कलर डाई, ओके, उससे यूज़ किया उन्होंने। देन उसके बाद वो लोग पहनने के लिए एनिमल की ही स्किन निकालते थे,
ओके, ऊपर की स्किन अलग करके उसको सुखाकर वही पहनते थे, वही हमें पोशाक दिखता है आदि मानवों का, ओके, अर्ली पीपल का। उसके बाद ये लोग जो थे वो प्रिंसिपली थे फूड गैदरर, मतलब मॉर्निंग हुई कि फूड कलेक्ट करने निकलना, फूड लेकर आना, ओके। और ये अर्ली पीपल फिर बाद में जब उनका स्टोन का नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा तो फिर वो हंटिंग पर भी आ जाएंगे। तो बेसिकली वो जो लोग थे अर्ली पीपल थे तो वो क्या कहकर जाने लगे, ओके, तो वो एज अ हंटर एंड गैदरर, ओके, फूड गैदरर, हंटर एंड फूड गैदरर, ऐसे उन्हें आइडेंटिटी मिलती गई, ओके। अच्छा, तो ये जो पिक्चर है इसमें हम देख सकते हैं कि जो स्टोन्स यूज़ किया है उन्होंने, ओके, और जिसके बेसिस पर ये जो पेलियोलिथिक एज है जिसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, ओके, वो हम देख सकते हैं। एक तो लोअर पेलियोलिथिक एज, दूसरा मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड और तीसरा कौन सा है तो अपर पेलियोलिथिक एज। तो देखो आप लोअर पेलियोलिथिक एज में आपको दिख रहा होगा कि जो रॉक्स है वो क्रूड शेप में दिख रहे हैं। अगर हम कभी पैदल भी रास्ते से जा रहे हो तब भी हम रास्ते के साइड में ऐसे रॉक देख सकते हैं, ओके। तो बेसिकली जो दो रॉक यूज़ किए जाते थे, एक तो चॉपर और दूसरा बाईफेस, ओके, बाईफेस एज हैंड एक्स उसको यूज़ किया जाता होगा, और चॉपर जो रफ वर्क के लिए यूज़ किया जाता होगा, ओके, डिगिंग के लिए, स्किन को अलग करने के लिए, ओके। तो वो है हमारा लोअर पेलियोलिथिक एज, मतलब जिस क्रूड फॉर्म में हमें नेचर में मिल रहे हैं रॉक, ओके, लिथ, उसी क्रूड फॉर्म में उसको यूज़ किया गया। बट जो नेक्स्ट स्टेप थी मिडिल पेलियोलिथिक एज की, उसमें हमें दिखेगा कि जो साइज़ है वो रॉक की कम हुई है और रॉक की शार्पनेस ये बढ़ रही है, ओके। मतलब जो रॉक थे अभी क्रूड फॉर्म में मिल रहे थे हमें, ओके, उसको अभी शार्पनिंग करना शुरू कर दिया। सो उससे क्या होगा कि हमें जो बाकी की यूजेस जो थे, ओके, वो उसके और बढ़ेंगे, ओके। तो बेसिकली मिडिल पेलियोलिथिक एज में हमें क्या दिख रहा है कि एक नाइफ दिख रहा है, दूसरा स्क्रैपर दिख रहा है, ओके। स्क्रैपर किस लिए यूज़ होगा तो क्लीनिंग एनिमल हाइड्स, ओके, शार्पनिंग नाइफ्स, और नाइफ तो आपको पता ही है काटने के लिए यूज़ किया जाता होगा, ओके। फिर जो थर्ड है अपर पेलियोलिथिक एज, उसमें हमें क्या क्या दिखता है, उसमें हमें ब्लेड दिखता है, हार्पून भी दिखता है, स्पीयर थ्रो, ओके, उसके बाद जैवलिन, नीडल, परफोरेटर, ओके। तो थर्ड फेज में क्या दिख रहा है बेसिकली कि उसका यूज जो है वो और इवॉल्व हुआ है। मतलब पहले फेज से सेकंड फेज में आते आते हमने उसका यूज़ बढ़ाया, फिर सेकंड फेज से थर्ड फेज में आते हुए हमने उसका और यूज़ बढ़ाया, ओके। मतलब स्टिचिंग के लिए हम नीडल यूज़ करते होंगे, ओके, कहीं दूर पर कोई शिकार दिख रहा है उसको मारने के लिए हम जैवलिन यूज़ करते होंगे, ओके, ब्लेड कटिंग के लिए, ओके। तो ये देखो उसका मतलब यूजेस और बढ़ाने लगे, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है, ओके। और यही इवोल्यूशन है वो इस पेलियोलिथिक एज को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जिसमें कि हमने अर्ली पेलियोलिथिक एज देख लिया। अब जो नेक्स्ट है मिडल पेलियोलिथिक एज, उसमें हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे कि हमने पिक्चर्स में देखा है कि शार्पनेस बढ़ रही है, ओके, स्मॉल पीसेस जो है फ्लेक्स के, ओके, वो यूज़ किए जा रहे हैं, ओके। सो फ्लेक इंडस्ट्री से रिलेटेड जो फेज़ है बेसिकली, ओके, वो कौन सा है हमारा मिडल पेलियोलिथिक एज, ओके। मिडल पेलियोलिथिक एज, पेलियोलिथिक मीन्स एकदम पुराना, बट उसमें भी कौन सा पार्ट, मिडल पार्ट। देन अगर साइट्स की बात करूँ, ओके, तो हमें सेवरल साइट्स मिली है नर्मदा नदी के पास, ओके। उसके बाद तुंगभद्रा नदी के साउथ में भी हमें बहुत सी साइट मिली है। उसके बाद बेलन वैली, ओके, यूपी में, जहाँ हमें सबसे ज़्यादा स्टोन टूल्स मिले हैं और एनिमल फॉसिल मिला है, ओके, जिसमें कैटल और डीएल का भी, ओके, स्किन है, ओके। और ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलरली मिडल पेलियोलिथिक एज को ही बिलोंग करता है, ये लोअर और मिडल पेलियोलिथिक एज इन दोनों को ही, ओके, रिप्रेजेंट करता है। कौन सा एरिया, बेलन वैली का एरिया, ओके, जो कि हमने लोअर पेलियोलिथिक एज में भी देखा था और ये मिडल पेलियोलिथिक एज में भी इंपॉर्टेंट साइट है। नेक्स्ट वन इज अपर पेलियोलिथिक एज। सो अपर पेलियोलिथिक एज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपर पेलियोलिथिक एज मार्क्स द अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न मैन, ओके, जो मॉडर्न टाइप के मेन हैं, ओके, उनकी इवोल्यूशन में जो मॉडर्न टाइप है होमोसेपियंस का, उनके अपीयरेंस का जो एज है वो मार्क करता है आपका अपर पेलियोलिथिक एज, ओके। साथ ही में इसी एज में अपर पेलियोलिथिक एज में हमें दिखता है कि जो स्टोन टूल्स अब तक यूज़ किए जा रहे थे वो और एडवांस होंगे, जो टेक्नोलॉजी है वो और इवॉल्व हो रही है, ओके।
वेरियस यूजेस के लिए स्टोन को मॉडिफाई किया जा रहा है, लाइक हार्पून हो, चाहे वो जैवलिन हो, चाहे वो नीडल हो। ओके, तो हमें और भी इसमें एडवांसमेंट दिखती है स्टोन टूल्स में। ओके, अगर इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में जो ब्लेड्स एंड बोरिन हमें मिली है, वो हमें कहाँ कहाँ पर मिली है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य एमपी, ओके, सदर्न यूपी, झारखंड के एडजॉइनिंग एरिया में हमें बहुत सी साइट्स किसकी मिली है, तो अपर पेलियोलिथिक एज की। उसके बाद अपर पेलियोलिथिक एज से ही जुड़ी हुई हमें साइट गुजरात में भी मिलती है, जहाँ पे हमें लार्ज फ्लेक, ब्लेड, बरिन, स्क्रैपर मिले हैं, जो कि अपर पेलियोलिथिक एज को बिलोंग करते हैं। ओके, और जो फेमस साइट है हमारी भोपाल की, वो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं अपर पेलियोलिथिक एज के फेजेस की। मतलब वहाँ पे भी जो हमें रिमेन्स मिले हैं, ओके, जो भी स्टोन टूल्स के, ओके, जो भी हमें अवशेष मिले हैं, वो अपर पेलियोलिथिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी दर्शाता है। मतलब भीमबेटका क्यों इंपॉर्टेंट हुआ है कि भीमबेटका हमें तीनों फेजेस जो है पेलियोलिथिक एज के, वो कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखाता है। ओके, तो ये जो थे ये तीन, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक, ये बेसिकली अर्ली फेज है जो आपके लिथिक एज में आएगा, पेलियोलिथिक एज में, जिसमें हमने देखा है कि कैसे स्टोन टूल का अभी इवोल्यूशन होते गया। ओके, फ्रॉम क्रूड फॉर्म थ्रू, पहले लोअर पेलियोलिथिक एज में एकदम क्रूड फॉर्म में हमने यूज़ किया, फिर थोड़ा उसे शार्पनिंग करके मिडल पेलियोलिथिक एज में यूज़ किया, फिर उसको और मॉडिफाइड करके और वाइडन यूज़ के लिए हमने उसको और इवॉल्व किया। ओके, जिसे हमने अपर पेलियोलिथिक एज में यूज़ किया। ओके, अब इस पेलियोलिथिक एज के बाद नेक्स्ट फेज जो इंडिया में आएगा वो है आपका मेसोलिथिक एज। ओके, बट पहले मेसोलिथिक एज देखने से पहले हम देखेंगे कि इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट है। जैसे कि मैप में आप देख सकते हो, ओके, हुंगसी हो जाए, चाहे भीमबेटका हो जाए, बुरी, ओके, नागार्जुन कोंडा, ऐसे बहुत से साइट है जो इस मैप में दिए गए हैं। ओके, और ये साइड में जो लिस्ट है वो भी इम्पोर्टेंट साइट है, जिसे आप देख लो, चाहे नोट्स बना के रख दो। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आपको हेल्प कर सकते हैं। Next, moving forward to Mesolithic age. Basically, Mesolithic age is Middle Stone Age. Okay, it is an intermediary stage in between Paleolithic age and Neolithic age. Mesolithic age basically marks greater innovation and diversity than the Paleolithic age. ये आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ पर पेलियोलिथिक एज खत्म होगा, तो अभी जो मेसोलिथिक एज शुरू होगा, तो उसमें आपको ग्रेटर इनोवेशन दिखेंगे। ओके, डाइवर्सिटी दिखेंगी स्टोन की यूज़ में। ओके, तो वो ग्रेटर डाइवर्सिटी, वो ग्रेटर इनोवेशन किस एज को मार्क करेंगे, मेसोलिथिक एज को, जो इंडिया में लगभग 9000 बीसी से 4000 बीसी के आसपास रहा होगा, ऐसे इतिहासकारों का मानना है। ओके, और जिसे कैरेक्टराइज किया गया है माइक्रोलिथ से। अभी माइक्रोलिथ मतलब क्या, एकदम स्मॉल, छोटे छोटे चिप्स के जैसे स्टोन, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो स्टोन्स है उनकी साइज़ बहुत छोटी है। फॉर एग्जांपल लाइक जो धनुष्य में जो एरो रहता है, ओके, जो बो एंड एरो में जो एरो रहता है, एरो के जो सामने का जो हिस्सा रहता है ना, वो उतना हिस्सा, ओके, वो साइज के स्टोन यूज़ किए जाने लगे। ओके, इन दिस एज, पर्टिकुलर एज, इन मेसोलिथिक एज। ओके, इसीलिए मेसोलिथिक को माइक्रोलिथ भी कहते हैं। ओके, याद रखो। उसके बाद मेसोलिथिक एज से ही जुड़ी हुई हमें एक और बात याद रखनी है, जो कि अर्ली हेलोसिन जो पीरियड था, ओके, उससे कोइंसाइड करता है मेसोलिथिक पीरियड। ओके, बिफोर अराइवल ऑफ द एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर मतलब प्रॉपर एग्रीकल्चर के अराइवल से पहले का जो भी पीरियड था, ओके, इन द अर्ली हेलोसिन, ओके, उसे कहते हैं हम मेसोलिथिक पीरियड। उसके बाद अगर हम पर्टिकुलरली इंडियन मेसोलिथिक कल्चर के बारे में बात करेंगे, तो हम ऐसा पाते हैं कि इंडिया में जो इंडियन मेसोलिथिक पीरियड था, मतलब मिडल स्टोन एज था, ओके, मिडल स्टोन एज, तो वो पर्टिकुलरली बहुत शॉर्टर टाइम के लिए था, ओके, एज कम्पेयर टू द पैलियोलिथिक एज, विच इज़ लास्टेड फॉर मोर देन मिलियंस ऑफ ईयर। ओके, बट अगर हम मेसोलिथिक एज की बात करें, तो मेसोलिथिक एज ये पर्टिकुलरली समवेयर अबाउट 7 to 8,000 ईयर तक ही इंडिया में था। ओके, बेसिकली इट इज़ अ ट्रांजिशन फेज, ऐसा भी कह सकते हैं हम। ओके, मेसोलिथिक एज इज ए ट्रांजिशन फेज फ्रॉम इंडियाज पैलियोलिथिक एज टू द नियोलिथिक एज। ओके,
बट कंपेरेटिवली अगर हम दूसरी जगह पे देखें तो वहाँ पे ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ओके, थाउजेंड्स ऑफ ईयर ये जो पीरियड था मेसोलिथिक पीरियड ये रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे श्रीलंका की बात करें हम, या फिर अफ्रीका की बात करें, वहाँ पे टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर रहा था। ये तो बात हो गई उनके ड्यूरेशन की। अगर हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी मीन्स द एडवांसमेंट द इवोल्यूशन ऑफ द स्टोन यूज्ड, ओके, अगर उसकी बात करें हम तो नंबर ऑफ माइक्रोलिथ हमें ये कोइंसाइड दिखती है इस मेसोलिथिक पीरियड से। मतलब जो भी हमें, ओके, जो भी स्टोन्स रिमेन्स मिले हैं वो सब हमें क्या दिखते हैं, माइक्रोलिथ दिखते हैं। मतलब छोटे, जो छोटे साइज में है, ओके। बेसिकली बो में जो एरो यूज होता है वो, ओके। उसके बाद ग्राइंडर या फिर हैमर, ओके। ये छोटे छोटे जो है ऐसे साइज में यूज किए हुए स्टोन टूल्स हमें मिले हैं, ओके, जो कि ये मेसोलिथिक पीरियड से कोइंसाइड करते हैं। इसीलिए मेसोलिथिक पीरियड को हम माइक्रोलिथ भी कहते हैं, जैसे कि हमने पहले ही देखा है। उसके बाद यही पीरियड है मेसोलिथिक पीरियड, जिसमें हमें यह भी दिखता है कि जो स्टोन वॉल थे, केव्स के वॉल थे, ओके, उस पे हमें पेंटिंग्स दिखती है, ओके। जैसे कि मैंने कहा था कि दिन भर वो हंटिंग गैदरिंग फूड गैदरिंग करेंगे और शाम में शेल्टर लेने को वो केव में ही आएंगे। बट इफ़ वी कंसिडर दिस सिनेरियो तो उनके पास तो बहुत सारा फ्री टाइम है। तो इस फ्री टाइम में अब क्या होगा, वो इस फ्री टाइम को यूटिलाइज करेंगे इन अदर एक्टिविटी रादर देन कलेक्टिंग फूड एंड हंटिंग, ओके। तो उसमें क्या होगा, तो फिर वो टॉयज़ बनाना शुरू कर देंगे, ओके। कुछ लोग टॉयज़ बनाएंगे, कुछ लोग जो उनकी डेली एक्टिविटी रहती थी, मतलब सुबह जाना शिकार करना शाम को वापस लेके आना, तो उसका वो डिपिक्शन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर और पेंटिंग ऑन द वॉल, ओके। तो इसीलिए हमें जो भीमबेटका है, ओके, भोपाल के नज़दीक मध्य प्रदेश में, वहाँ पे जो हमें केव्स मिले हैं, वो केव पे जो वॉल पेंटिंग है, वो वॉल पेंटिंग हमें यही डिपिक्ट करती है सीन कि कुछ लोगों का, मतलब एक ग्रुप है, वो शिकार के लिए जा रहा है और वो शिकार करके वापस लेके आ रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पर, ओके, डांस करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग और कुछ चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें जनरल लाइफ जो रहती है, ओके, उसका डिपिक्शन हमें वो वॉल पेंटिंग में नज़र आता है। बेसिकली वहीं से हमें क्या दिखेगा कि एक इवोल्यूशन हो रहा है सोसाइटी में भी, ओके, एक सोशल स्ट्रक्चर बन रहा है, ग्रुप है, मतलब एक सोशल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन शुरू हो रहा है। और यही इसीलिए हम कहते हैं कि ये ट्रांजिशन फेज है, क्योंकि जब अब नियोलिथिक एज आएगा तो नियोलिथिक एज में सेटलमेंट्स बनेंगे, प्रॉपर एग्रीकल्चर होगा, तो प्रॉपर एग्रीकल्चर सेटलमेंट से क्या होगा, फिर वहाँ पे एक कॉलोनी एस्टेब्लिश होंगी, और कॉलोनी एस्टेब्लिश होने के बाद कॉलोनी का ट्रांसफॉर्मेशन ये सिटी और सिटी का अर्बनाइजेशन, ओके। तो इसीलिए हमें आगे चल के सिविलाइजेशन भी दिखेंगे। अगर मैं बात करूँ इंडिया में इम्पोर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स की, ओके, तो हमें ऐसा दिखता है कि जो भी साइट्स है वो ज़्यादातर केव्स में थी, ओके, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ये इक्वल है। बट उनका डेवलपमेंट ये टाइम पीरियड में चेंजेस होगा, ओके, उनके इवोल्यूशन का टाइम पीरियड ये थोड़ा सा डिफर करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, ओके। तो इम्पोर्टेंट साइट जो है उसमें राजस्थान में तिलावर, बागोर, गणेश्वर, गुजरात में लखगंज, अखज, वालासना, हिरपुर, अमरापुर, देवनी मोरी, देखवाल्दो, तारसंग इन गुजरात। उसके बाद पाटने, हाथकंबा, पचड़ इन महाराष्ट्र, मोरखाना, लेकाहाई, भगईकोर, सराई नहराई, महादहा, दमदमा, चौपानी मांडो, बाधा पुतपुरिया इन उत्तर प्रदेश। उसके बाद पंचमढ़ी, आदमगढ़, पुतलीकरा, भीमबेटका, बागोर, घग्गरैया इन मध्य प्रदेश, पैसरा इन बिहार, कुचई इन ओडिशा, बीर भानपुर इन पश्चिम बंगाल, मुचटला, चिंटामनु, गावी, गौरीगुंडम इन आंध्र प्रदेश, संगनकालू इन कर्नाटका, तेन्नमलाई इन केरला, ओके। तो बेसिकली ये कुछ इंडियन मेसोलिथिक साइट्स है जहाँ पे हमें रिमेन्स मिले हैं, ओके, जो कि कोइंसाइड करते हैं इंडिया के मेसोलिथिक पीरियड से। बेसिकली जो माइक्रोलिथ हमें मिले हैं, ओके, तो ये इन जगहों पर मिले हैं जो कि हमें एविडेंस देते हैं कि यहाँ पर कभी किसी वक्त मेसोलिथिक पीपल का यहाँ पे शेल्टर रहा होगा। सो आफ्टर मेसोलिथिक पीरियड, ओके, इंडिया में जो नेक्स्ट एज आया था वो था नियोलिथिक एज।
ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट स्टेज है लिथिक एज की, और या कहेंगे हम उसे स्टोन एज की बेसिकली। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नियोलिथिक पीरियड मार्क्स द अराइवल ऑफ प्रॉपर एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके, बेसिकली इंडिया में जो एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई है वो नियोलिथिक पीरियड को ही मार्क करती है। ओके, नियोलिथिक पीपल मतलब जो वो सिविलाइजेशन, मतलब जो वो एज को बिलोंग करते थे, वो लोग प्रॉपर एग्रीकल्चर कर रहे थे। मतलब ये जो लास्ट स्टेज है ह्यूमन सोसाइटी के इवोल्यूशन का, ये वो डिपिक्ट करते थे। मतलब अर्ली स्टेजेस में पीपल जो हंटर, मतलब फूडर गैदरर हंटर, ओके, ऐसे इवोल्यूशन हो के फिर अभी वो कहाँ पर आए थे, वो प्रॉपर एग्रीकल्चर। तो अगर एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर करने में हमें वो जो फार्म है, फार्म का टेकिंग केयर भी करना पड़ेगा, उस पर ख्याल रखना पड़ेगा प्रॉपर, उसको मैन्यूरिंग मतलब उसको खत, ओके, उसको पानी प्रॉपर वक्त पर देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या, लोगों को वो खेतों के नज़दीक रहना पड़ेगा। तो अगर खेतों के नज़दीक रहना है तो लोग क्या करेंगे अभी इस नियोलिथिक पीरियड में, कि जो लोग पहले केव्स में रहते थे अभी वो केव्स छोड़कर अभी फार्म्स में, मतलब फार्म कहाँ पे थे, पर्टिकुलरली नदी के पास। ओके, तो वो अभी नदी के पास आकर वहाँ पे उनका घर बसाएंगे। ओके, तो इस तरह हमें दिखेगा कि नदी के पास घर बसने शुरू हुए। ओके, और ऐसे घर बस बस कर ही बहुत बड़ा एक शहर बनेगा, शहरों से सिविलाइजेशन होगा। तो हमें यही दिखता है कि जो पहला सिविलाइजेशन है वो क्यों नदी के पास ही था, सिंधु सिंधु नदी पर ही उस सिविलाइजेशन का हमने नाम दिया। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो इसलिए समझना आपको नदी का क्यों महत्व है, तो नदी का महत्व कृषि के लिए है, और कृषि का महत्व ये उनके सर्वाइवल के लिए है। अगर कृषि का हमें ख्याल रखना है तो हमें कृषि के पास ही रहना पड़ेगा, और कृषि कहाँ पर थी, तो नदी के पास। तो इसी तरह हमें सिविलाइजेशन जो है, जो अर्बनाइजेशंस है या फिर जो घर है, वो नदी के पास बने हुए दिखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये फेज़ इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये फेज़ मार्क करेगा इंसानों का, ओके, अब पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड ना रहने का फेज। ओके, क्योंकि इसके पहले का जो फेज था हंटर एंड गैदरर, मतलब जो भी नेचर में हमें मिलेगा उसे कलेक्ट करके उसे खाना, या फिर जो हंटिंग है वो भी नेचर पर ही डिपेंड करती है। ओके, तो जो भी उनका फूड था, जो भी उनका डेली इंटेक था डाइट में, वो पूरा नेचर पर बेस्ड था। पर जब अभी एग्रीकल्चर, प्रॉपर एग्रीकल्चर वो करेंगे, ओके, प्रॉपर फार्म क्रॉप्स वो ग्रो करेंगे, तो उनका अभी नेचर पर डिपेंड रहना ये बहुत कम हो गया। ओके, दे आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट एंटायरली ऑन द नेचर। एंटायरली वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंटायरली, दे आर पार्शियली बिकॉज मानसून, okay, water, they are partially depend on the nature but not entirely. Okay, and from here they started to exploit nature for their own advantage। ये मार्क कर लो वर्ड। ओके, अब नेचर का एक्सप्लॉयटेशन शुरू होगा इंसानों द्वारा उनके एडवांटेज के लिए। अगर नियोलिथिक कल्चर की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो फर्स्ट जो पॉइंट दिखता है हमें, ओके, जो स्पेशल फीचर दिखता है नियोलिथिक कल्चर का, तो वो है एग्रीकल्चर। ओके, तो प्रॉपर एग्रीकल्चर, ओके, एंड एज वेल एज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी शुरू हुआ नियोलिथिक कल्चर में ही। ओके, और ये फेज मार्क करता है ह्यूमन सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फूड गैदरर टू दी फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी। ओके, as well neolithic people, okay, grow different crops like ragi, horse grain, cotton, rice, wheat, barley। ओके, तो इसीलिए हमने उनको फूड प्रोड्यूसर, ओके, ये उपमा दी है। अगर एनिमल की बात की जाए तो उसमें हमें कैटल दिखते हैं, शिप दिखते हैं, गोट दिखते हैं, इनका डोमेस्टिकेशन के हमें सबूत मिले हैं नियोलिथिक पीरियड में। ये तो हो गई बात एग्रीकल्चर की। अब जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, ओके, इस फेज का, ओके, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि लिथ मतलब स्टोन कौन सा यूज़ किया इन्होंने। ओके, बेसिकली नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज। ओके, तो स्टोन तो यूज़ ही हुआ है। तो ये जो वक्त है नियोलिथिक एज में, इसमें पर्टिकुलरली जो स्टोन्स यूज हुए हैं वो थे पॉलिश्ड स्टोन। ओके, कौन से स्टोन, तो पॉलिश स्टोन, मतलब जो भी स्टोन है अभी वो पॉलिश रहेंगे। ओके, वो अभी प्रॉपर शेप वाला स्टोन टूल यूज़ करने लगे। ओके, जो बेसिकली बहुत डिफरेंट था, बहुत ट्रांजिशन हुआ है, बहुत इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम दी अर्ली पेलियोलिथिक पीरियड, वो हमें स्टोन में दिखता ही है। एंड ऑल्सो नियोलिथिक पीपल जो है
उन्होंने बोन्स से भी टूल बनाए हैं, वेपन बनाए हैं, इसका यूज़ किया है, इसके भी हमें सबूत मिले हैं। अगर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अभी नियोलिथिक पीपल जो है, ओके, तो यहाँ पर हमें सेटलमेंट्स तैयार होते हुए दिखेंगे। पर्टिकुलरली सेटलमेंट्स कहाँ पर होंगे? जहाँ पर उनकी एग्रीकल्चर फील्ड होंगी, ओके। और यही पीरियड है जिसमें हमें पॉटरी भी दिखती है इवॉल्व होती हुई, क्योंकि अगर हम सरप्लस ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे हमें कहीं ना कहीं पर तो भी स्टोर करना पड़ेगा ना। तो वो स्टोर के लिए पॉटरी का इवोल्यूशन भी हमें नियोलिथिक फेज में ही दिखता है, क्योंकि इसके पहले की जो सोसाइटी थी, बेसिकली नियोलिथिक एंड सॉरी पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीपल, दोज आर दी फूड गैदरर एंड हंटर, ओके। मतलब उनका जो था वो डेली बेसिस पर था। बट यहाँ पे अगर हम फ्यूचर का ध्यान रख कर, ओके, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो हमें उसको स्टोर भी करना पड़ेगा प्रॉपरली, ओके। तो प्रॉपर स्टोरिंग के लिए हमें लगेगा पॉटरी। तो पॉटरी का भी इवोल्यूशन हमें नियोलिथिक कल्चर में ही दिखता है। जैसे कि लिविंग में हमने देखा कि अभी सेटलमेंट्स बनेंगे, तो सेटलमेंट्स में जो घर बनेंगे पर्टिकुलरली, तो नियोलिथिक फेज के जो घर बने हैं वो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप में थे। बेसिकली किससे बनेंगे? तो वो मड से बनेंगे, ओके, विथ मड एंड ब्रिज ब्रांचेस ऑफ ट्री, बेसिकली उसको यूज करके उन्होंने घर बनाए हैं, ओके। मेहरगढ़ में हमें, ओके, मेहरगढ़ इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अर्ली नियोलिथिक साइट। वहाँ पर हमें मड ब्रिक से बने हुए घर मिले हैं, ओके। और जो एक और फेमस साइट है नियोलिथिक कश्मीर में, बुर्जा होम, वहाँ पे हमें पिट ड्वेलिंग वाले हाउसेस मिले हैं, ओके। तो ये रहा कुछ हाउसिंग के बारे में। अगर पॉटरी के बारे में बात करेंगे हम, तो बेसिकली यह फेज में हमें जो पॉटरी मिली है तो वो एक तो ग्रेवेयर कह सकेंगे, हम उसको क्लासिफाइड कैसे ग्रेवेयर में कर सकेंगे, ओके, या फिर ब्लैक बर्निश्ड वेयर कहेंगे, ओके। बस ये अर्ली फेज है जो तुम्हारे BRW के पॉटरी जो बनेंगी आने वाले अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उसके अर्ली फेज है कौन सा? तो नियोलिथिक पॉटरी, बेसिकली। तो ये एग्रीकल्चर के अराइवल की वजह से, ओके, फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए या फिर कुकिंग के लिए या फिर वाटर स्टोर करने के लिए, ओके, उन्हें प्रॉपर कुछ चीज़ें लगने वाली थी जो कि वो स्टोर कर सके। तो स्टोर करने के जहाँ पे आपकी नेसेसिटी है, नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन, तो वहाँ पर पॉटरी का इन्वेंशन हुआ और वो पॉटरी उस सोसाइटी में, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में यूज़ की जाने लगी। अगर आर्किटेक्चर की बात करें हम, तो बेसिकली आर्किटेक्चर जो हमें दिखेगा नियोलिथिक एज में वो मेगालिथ आर्किटेक्चर दिखेगा, मतलब बड़े लार्ज स्टोन से बने हुए स्ट्रक्चर्स, ये मार्क करेंगे नियोलिथिक एज को, ओके। तो जो भी कुछ आर्किटेक्चर, पर्टिकुलर से आर्किटेक्चर नहीं है उनके द्वारा घर मंदिर बनाए हुए, ओके, तो जो भी कुछ है उनके द्वारा बनाया गया हुआ स्ट्रक्चर, तो वो मार्क करता है एक लार्ज स्टोन के किसी कंस्ट्रक्शन को, ओके। लार्ज स्टोन के द्वारा बनाया हुआ कोई चीज़, तो वो लार्ज स्टोन्स मीन्स, लार्ज मीन्स मेगा, स्टोन्स मीन लिथिक, तो वो मेगालिथिक कल्चर को डिनोट करता है। अगर कम्युनिटी लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करें, तो बेसिकली ये जो है नियोलिथिक फेज, ये मार्क करता है आपका अर्ली अर्बनाइजेशन के पीरियड को। जबकि फूड का सरप्लस प्रोडक्शन शुरू हुआ, तो ये सबसे मेन चीज़ है अर्बनाइजेशन को पुश करने वाला, क्योंकि जहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो वो, जहाँ पर आपका डिफिशिएंट प्रोडक्शन है उनके साथ में फिर ट्रेड करेंगे, तो ट्रेड से रिलेशन बढ़ेंगे, तो रिलेशन से सेटलमेंट, सेटलमेंट के बीच में ट्रेड, ट्रेड से ऐसे ही अर्बनाइजेशंस का क्या होगा, एक उदय होगा। अगर नियोलिथिक पीपल के बिलीफ सिस्टम के बारे में अगर हमें देखना हो, तो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास बहुत से ऐसे चीज़ें नहीं हैं जिससे हम उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कि हमें आने वाले समय में मिलेगा, तो वो वैसे एविडेंस हमें नियोलिथिक पीरियड के प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैंने क्या कहा कि ये फेज जो है ये मार्क करता है आपका प्री हिस्ट्री, मतलब उस वक्त के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का हमें ज़्यादातर लिखा हुआ हिस्सा नहीं पता है या फिर नहीं लिखा हुआ है, ओके। दोज पीपल डोंट नो हाउ टू राइट, ओके, और हाउ टू कम्युनिकेट यूजिंग लैंग्वेज, ओके। दे माइट यूज साइन टू कन्वे देयर टू यूज कम्युनिकेशन, ओके। साइन लैंग्वेज यूज करके वो कम्युनिकेशन करते होंगे, बट प्रॉपर राइटिंग तरीके से राइटिंग करके वो कम्युनिकेशन नहीं करते थे। इसलिए ये फेज मार्क करता है आपका प्री हिस्ट्री को, ओके। तो उनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है, ओके। लोग जो है वो ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगा ऐसे इतिहासकारों का मानना है, जो कि उनके सेटलमेंट्स है उसको देखकर इसका अंदाज़ा लगाया गया है, ओके।
द आइडिया ऑफ लैंड, ओके, एंड प्लांट ओनरशिप माइट इमर्ज, ओके, वो शायद से इमर्ज हुआ होगा सोसाइटी में, क्योंकि लैंड है तो लैंड पर अगर वो कृषि कर रहा है, वो फार्मिंग कर रहा है, तो वो उस लैंड को कहेंगे कि ये मेरी लैंड है। उसके बाद उसके पास जो भी जानवर होंगे, ओके, तो वो जानवर का भी ओनरशिप खुद के पास रखेगा, ओके। तो ऑनरशिप का जो कंसेप्ट है वो हमें इस फेज में, ओके, इवॉल्व होता हुआ दिखेगा। सब इवोल्यूशन ही चालू है सोसाइटी में, ओके। जो स्मॉल हाउसेस थे वहाँ पे हमें न्यूक्लियर फैमिली होंगी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। उसके बाद हमें ऐसे भी सबूत मिले हैं जो कि टेरिटरी, ओके, डिमार्केशन के कंसेप्ट को, ओके, थोड़ा सा बढ़ावा देती है। मतलब उस वक्त के लोगों ने खुद की टेरिटरी मार्क की होंगी कि ये मेरी टेरिटरी है, तुम उसको इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, ओके। माइट भी ऐसा कंसेप्ट हो, ना हो, ओके, बट ऐसा हो सकता है, ऐसे कुछ एविडेंस मिले हैं। उसके बाद जो बरियल होता था डेड पीपल का, वो विद इन द हाउस होता था। समटाइम्स कई जगह पर तो हमें मिला है कि वह एनिमल आर बरीड अलॉन्ग विद देयर मास्टर, ओके, मतलब डॉग बरियल विद मास्टर, ये भी हमें सबूत मिले हैं। उसके बाद वो लोग सर्टन रिचुअल्स फॉलो करते होंगे वाइल बरिंग समवन, उसके भी हमें सबूत मिले हैं, ओके। जहाँ पर जब उन्होंने एक्सकेवेशन किया, तो एक्सकेवेशन में हमें जो डेड बॉडीज़ मिली है उस पर कुछ कट मिले हैं, तो वो कट से शायद से वो कोई उनका रिचुअल होगा, ओके, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। उसके बाद अगर उनके बिलीफ के बारे में और हम बात करें, तो वो नेचुरल फोर्सेस को, ओके, वर्शिप करते होंगे, क्योंकि जो आर्ट ऑब्जेक्ट हमें मिले हैं, ओके, जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं बेसिकली टेराकोटा इमेज, तो वो वही इशारा करते हैं कि ये लोग नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप करते होंगे, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम नियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया की बात करेंगे, मतलब इंडिया में जो नियोलिथिक कल्चर डेवलप हुआ उसकी बात करेंगे, तो जो एक्सप्लोरेशन एक्सकेवेशन हुआ है उससे हमें एक्सटेंसिव मटेरियल ऑब्जेक्ट मिले हैं जो कि इंडिया के नियोलिथिक कल्चर के बारे में हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया में जो भी नियोलिथिक कल्चर इवॉल्व हुआ है वो डिफरेंट जगह पर, मतलब डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइम पीरियड में इवॉल्व हुआ है, ओके। थ्रू आउट द इंडिया साइमल्टेनियसली नियोलिथिक एज का इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ये हमें कंफर्म मिलता है, जिसमें रीजनल वेरिएशन दिखता है। और ये रीजनल वेरिएशन किस वजह से होता है, तो वो लोकल कंडीशन हो जाए, चाहे वो इकोलॉजिकल कंडीशन हो, ओके। तो यह कुछ फैक्टर हो सकते हैं उसके रीजनल वेरिएशन के लिए। फिर अगर बात करेंगे हम इंडियन न्यूलिथिक कल्चर की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हमें ऐसा दिखता है कि ये जो पीरियड है ये मार्क करता है आपके फार्मिंग एंड पास्टोरलिज्म को, जो कि इम्पोर्टेंट फाउंडेशन स्टोन है आपके विलेज सेटलमेंट के एस्टैब्लिशमेंट में। नेक्स्ट अगर दिए गए मैप में हम इंडिया के नियोलिथिक इम्पोर्टेंट साइट के बारे में बात करेंगे, तो उसमें नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है, जो कि बेसिकली बिलोंग करता है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान में, तो वहाँ पे हमें दिखता है मेहरगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किलगुल मोहम्मद, उसके बाद राना गुंडई एंड अंजीरा, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो प्रिंसिपली बिलोंग करता है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को। उसके बाद नॉर्दर्न कश्मीर में हमें मिलती है बुरजाहोम, गुफरकल एंड कांसीपुर। नेक्स्ट अगर विंध्या हिल, बेलन वैली एंड गंगा रिवर वैली के रीजन में देखें, तो हमें वहाँ पे मिलते हैं चौपानी मांडो, कोल्दी हवा, लेहुरा देवा, महागारा, ओके। नेक्स्ट अगर हम मिड ईस्टर्न गंगा वैली रीजन को देखें, तो वहाँ पे हमें मिलती है चिरांड, छच्चर, सेनुवार एंड तारादीप। अगर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें हम, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हमें मिलता है माराकोदोला, दाऊजली, हाडिंग एंड सारूतारू, ओके, ये आसाम रीजन के साइड्स है। नेक्स्ट अगर साउथ इंडिया में देखें हम, तो साउथ इंडिया में तो बहुत सारे साइट है, जिसमें के संगनकालू, कोडेकल, बुडिहाल, टेक्कलकोटा, ब्रह्मगिरी, मस्की, नरसिंहपुर, पिकलीहाल, वटकल, हेमिंग एंड हल्लूर। कहाँ पर, ये तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट उतनूर, पल्लवई, नागार्जुनकोंडा, रामापुरम, वीरपुरम, ये कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इन तमिलनाडु इज पय्यमपल्ली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है
ओके, नियोलिथिक कल्चर से जुड़ी हुई, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। शायद से ये प्रीलिम्स में भी पूछ ले या फिर मेंस के ऑप्शनल में। ओके, मैपिंग के क्वेश्चन में इन साइट्स के बारे में पूछा जा सकता है। सो जो नियोलिथिक कल्चर का एंड था, वहाँ से इंडिया में जो नया कल्चर शुरू होगा या फिर उसको ही मार्क करेंगे, ओके, वो है चाकोलिथिक एज। ओके, बेसिकली ये ट्रांजिशन था। अब यहाँ से मेटल का यूज़ सोसाइटी में शुरू होगा बेसिकली। ओके, तो मेटल, जो फर्स्ट में मेटल यूज़ किया गया है इंसानों द्वारा, तो वो था कॉपर। ओके, और इस कॉपर के साथ स्टोन टूल के यूज़ को ही चाल्कोलिथिक, मतलब चाल्को इज अ टर्म फॉर कॉपर एंड लिथिक इज अ टर्म फॉर स्टोन, तो चाकोलिथिक। ओके, तो ये टर्म यहाँ से आई है, चाकोलिथिक मीन्स कॉपर एंड स्टोन एज। ओके, यहाँ तक तो समझ गया। अगर इंडिया के चाकोलिथिक कल्चर के बारे में हम बात करें तो वो नियरली 2000 BC टू 700 BC। ओके, ये मोटा मोटा, ओके, इतिहासकारों का मानना है पीरियड हो सकता है चाकोलिथिक कल्चर का इंडिया में। बेसिकली ये जो कल्चर है ये कोइंसाइड करता है किस कल्चर के साथ में, तो प्री हड़प्पन फेज के साथ में। जो भी प्री हड़प्पन फेज था, ओके, ये किस कल्चर के साथ मैच करता है, तो चाकोलिथिक कल्चर के साथ मैच करता है। और कुछ जगहों पर जो पोस्ट हड़प्पन फेज है वहाँ पर भी हमें चाकोलिथिक कल्चर के एविडेंट मिले हैं। इस फेज के जो लोग थे वो मोस्टली रूरल या फिर कहेंगे हम हिली या फिर रिवर एरिया के नज़दीक रहने वाले ही लोग थे। मतलब जो सेटलमेंट्स बनी थी वो कहाँ पे थी, तो रिवर के नज़दीक। जैसे कि कहा है मैंने आपको, एग्रीकल्चर की अगर प्रैक्टिस करनी है तो हमें वाटर सोर्स के नज़दीक ही रहना पड़ेगा फॉर इरिगेशन पर्पस। तो जो भी सेटलमेंट्स बनेंगी वो कहाँ पे बनेंगी, एट द माउथ ऑफ रिवर और रिवर के नज़दीक। तो अगर नेक्स्ट हम चाकोलिथिक कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो समवेयर वो सिमिलर ही है। किससे, नियोलिथिक एज से। मतलब हम देख सकते हैं कि चाकोलिथिक एज में पॉटरी भी यूज हुई है। ओके, बट द ओनली डिफरेंस विथ नियोलिथिक एज इज चाकोलिथिक एज की जो पॉटरी है वो पॉलीक्रोम पेंटेड पॉटरी थी। नेक्स्ट अगर हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की बात करेंगे तो सेम, कैटल, sheep, गोट, पिग्स। ओके, इनके डोमेस्टिकेशन के हमें एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट, वो लोग मिल्क और मिल्क के बाय प्रोडक्ट को भी इम्पोर्टेंस देते थे, इसके भी हमें मटेरियल एविडेंस मिले हैं। एग्रीकल्चर की अगर बात करेंगे हम तो एग्रीकल्चर में मेजर क्रॉप जो थे वो कल्टीवेट करते थे, उसमें बार्ली, वीट, लेंटिल, बाजरा, जोवर, रागी, मिलेट। ओके, उसके बाद ग्रीन पी, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम। ओके, और इम्पॉर्टेंट है कि राइस की कल्टीवेशन का भी ट्रेसेस हमें मिले हैं बहुत से जगहों से। ओके, जो क्लॉथ रहते हैं या फिर जो पॉटरी यूज़ की है तो पॉटरी में हमें राइस की रिमेन्स मिले हैं। ओके, जो कार्बन डेटिंग से उस पीरियड को डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर हाउसेस की बात करेंगे तो हाउसेस में चाकोलिथिक एज में स्टोन और मड ब्रिक का यूज़ हमें दिखता है। अगर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ चाकोलिथिक एज के हाउसिंग पैटर्न की, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न ये है कि हमें चेन्स ऑफ बिल्डिंग दिखती है। मतलब रो दिखता है रेक्टेंगुलर हाउसेस का जो एक दूसरे से कनेक्ट है शेयर्ड वॉल से, मतलब एक ही वॉल दो घरों को कनेक्ट कर रही है। ओके, तो बेसिकली ये प्रॉपर एक पैटर्न है वहाँ के हाउसिंग सोसाइटी का। उसके बाद अगर हम डेड सेरेमनी की बात करेंगे या फिर बरियल प्रैक्टिस की बात करेंगे तो वो वैरिड दिखता है हमें फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप। कहीं कहीं पर हमें सिंगल बरियल दिखता है तो कहीं कहीं पे हमें जार बरियल भी दिखता है। यही नहीं, हमें रॉक कट टॉम भी मिले हैं। टॉम आर रिप्रेजेंट, टॉम मतलब किससे बने होंगे, तो रॉक रॉक लिथ। ओके, सो मेगालिथिक टॉम भी हमें मिले हैं। अगर टूल्स और वेपन की बात करूँ तो चाकोलिथिक एज में मेटल यूज़ होने लगा और अब मेटल से ही जो टूल्स थे, ओके, वो बनना शुरू हुए। जो वेपन्स थे उनका बनना शुरू हुआ, जैसे नाइव्स हो गया, एक्स हो गया, फिशिंग हुक हो गए। ओके, पिंस हो या फिर रॉड हो। ओके, वो सब अभी मेटल से बनना शुरू हुआ। और कौन सा मेटल था वो, मेनली कॉपर। नेक्स्ट अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करेंगे तो चाकोलिथिक पीपल आर एक्सपर्ट इन कॉपर स्मिथ आइवरी मेकिंग। ओके, और टेराकोट्टा के जो फिगरिंग थे वो भी बनाने में वो आर्टिस्ट थे। ओके, अगर ऑर्नामेंट्स की हम बात करेंगे तो ऑर्नामेंट्स
वो सेमी प्रीशियस स्टोन से बनाते थे। ओके, जिसमें एगेट, जैस्पर, सेल्डोनी, कार्निलिन का यूज़ करते थे। ओके, और वही पीपल जो चाकोलिथिक पीपल थे, ओके, उनको नॉलेज था प्रॉपर स्पिनिंग वेइंग का, कि किस तरह से स्पिनिंग वेइंग करके हम थ्रेड तैयार कर सकते हैं बाय यूजिंग सिल्क एंड कॉटन। नेक्स्ट, अगर हम चाकोलिथिक एज के इंडिया में साइट की बात करेंगे, तो बेसिकली उनको जियोग्राफिकल लोकेशन में कैटेगराइज किया गया है मेनली 4 ग्रुप में। ओके, जिसमें कि हमें जोरवे कल्चर दिखता है, उसके बाद कायथा, अहर एंड मालवा कल्चर दिखता है। ओके, तो उनके बारे में हम देखेंगे एक एक करके। तो चाकोलिथिक कल्चर की फर्स्ट ग्रुप ऑफ कल्चर है, ओके, वो है अहर। अहर के बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली अहर जो है वो बानस वैली के पास का रीजन है। ओके, इसीलिए इस कल्चर को बानस कल्चर भी कहा जाता है। और अहर कल्चर ही इंडिया के चाकोलिथिक कल्चर का सबसे अर्लीस्ट एक कल्चर है। ओके, ऐसा माना जाता है चाकोलिथिक फेज में सबसे अर्लीस्ट कल्चर में कौन सा कल्चर आता है, तो अहर कल्चर आता है, जिसकी इम्पोर्टेंट साइट्स में हमें दिखता है कि अहर बालाथल उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है, उसके बाद गिलुंद, ओके, उसके बाद ओजियाना। ओके, ये राजस्थान की कुछ साइट्स है अहर कल्चर में की जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, अहर कल्चर में डीप एक्सकेवेशन के बाद हमें वहाँ पे जो पॉटरी मिली है बेसिकली सिरेमिक ट्रेडिशन पर बेस्ड थी। सिरेमिक से बने हुए वहाँ पे टैन वेयर, थिन रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ओके, एंड ग्रे वेयर मिले हैं। ओके, और अलग अलग शेप में है, ऐसा नहीं कि मतलब उनमें कॉमन शेप हो, तो अलग अलग शेप है, लाइक डिस्क हो जाए, डिस्क स्टैंड हो जाए, या फिर गोबुलर हो जाए। ओके, और जब एक्सकेवेशन में हमें ये आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, तो जब कार्बन डेटिंग की, तो कार्बन डेटिंग में उनका टाइम टाइम ब्रैकेट ये लगभग लगभग 2025 बीसी से लेकर 1270 बीसी का ही बता रहा था। इसका मतलब ये कल्चर का टाइम फ्रेम था जो मार्क करता है आपके नियोलिथिक पीरियड के एंड में। इसीलिए इस ड्यूरेशन को, ओके, चाकोलिथिक कल्चर या फिर चाकोलिथिक फेज ऐसा कहा गया है। अहर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कल्चर है वो है कायथा कल्चर, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में जियोग्राफिकली लोकेटेड है। जो यहाँ पर एक्सकेवेशन हुआ है, जब वहाँ पे हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ओके, उन पे कार्बन डेटिंग करने के बाद उन्होंने भी सिमिलर टाइम पीरियड, ओके, टाइम फ्रेम बताया था, वो कि 2000 बीसी से लेकर 1800 बीसी के पास ही। तो ये टाइम पीरियड अहर टाइम पीरियड से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो बेसिकली दिस कल्चर आल्सो नोन एज चाकोलिथिक कल्चर। ओके, यहाँ पर जो हमें सिरेमिक मिले हैं, जो पॉटरी मिली है, बेसिकली वो चॉकलेट स्लिप वेयर थे, इसीलिए उनको कायथा वेयर भी कहा जाता है। जिसमें हमें बाउल्स मिले हैं, हाई एंड शॉर्ट नेक जो स्टोरेज जार्स थे, ओके, जो कि ग्लोबुलर प्रोफाइल में मिले हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमें पॉटरी मिली है वे समवेयर सिमिलियर है। किससे सिमिलर है, वो तो प्री हड़प्पन साइट में जो हमें पॉटरी मिलेंगी उससे सिमिलर है। नेक्स्ट, इस कल्चर के लोग जो थे, ओके, वो स्मॉल हट में रहते थे, ओके, जो कि थैच रूफ से बनी थी, सपोर्टिंग वॉल थे, ओके, मड से बने हुए। नेक्स्ट, ये लोग थे जो वो मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके, मिक्स्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमी का वो प्रैक्टिस करते थे। अगर स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर की बात करूँ, तो उसमें बार्ले एंड वीट वेयर देयर मेजर क्रॉप, ओके, विच वेयर ग्रोन बाय देम। एनिमल की डोमेस्टिकेशन की बात करेंगे हम, तो उसमें हमें कैटल, शीप, गोट, इनके डोमेस्टिकेशन के इविडेंट मिले हैं, एज वेल एज हॉर्सेस के रिमेन्स भी हमें मिले हैं जो कि चाकोलिथिक एज को बिलोंग करते हैं। ओके, और कायता कल्चर के जियोग्राफिकल एरिया में ही हमें मिले हैं। और नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थ्योरी जो थी, इतिहासकारों का मानना है कि कुछ नेचुरल फिनोमिना के वजह से ये जो कल्चर है, ओके, ये डिक्लाइन हो गया। जो कि सेम कंसेप्ट हम किसको भी देते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन को भी। आफ्टर कायथा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इन चाकोलिथिक कल्चर इज मालवा, ओके, जो मालवा के रीजन में है। ओके, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने महेश्वर के पास ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर एक्सकेवेशन किया, तो उन्हें डिफरेंट साइट्स मिले और मटेरियल मिले, और जब उन्होंने उस पर कार्बन डेटिंग की, तो उसका पीरियड उन्हें 1900 बीसी टू 1400 बीसी से कोइंसाइड करते हुए दिखा। ओके, जो कि सेम फेज है इंडिया के चाकोलिथिक कल्चर का। सो मालवा कल्चर को भी उन्होंने कैटेगराइज किया है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए चाकोलिथिक कल्चर।
जिसके और साइट है जिसमें हमें नागदा, कायथा, ईरन ये भी दिखते हैं। ओके। और बहुत से जो इम्पोर्टेंट साइट है मारवा कल्चर के, वो हमें दिखते हैं कि नर्मदा के ट्रिब्यूटरी पर ही वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट, जब यहाँ पे डीप एक्सकेवेशन हुआ तो वहाँ पे हमें ऐसा दिखा है कि जो उनकी सबसिस्टेंस प्रैक्टिस थी या फिर डाइट थी, ओके, जिसमें हमें मेजरली व्हीट, बार्ले, ज्वार, राइस, लेगुमिनस, ऑयल सीड एंड फ्रूट्स, इनका कल्टीवेशन हुआ हुआ दिखता है। नेक्स्ट, अगर हम पॉटरी की बात करें तो सेम इन लोगों ने भी सिरेमिक की पॉटरी ही यूज़ की थी, जो बेसिकली सेम थे आपके प्री हड़प्पन फेज़ के पॉटरी से ही। ओके। नेक्स्ट, अगर रिलीजियस बिलीफ का रिकंस्ट्रक्शन ओके करना हो तो उसके हमें बहुत ही फ्रेगमेंटेड एविडेंस मिले हैं, जैसे कि टेराकोटा फीमेल की फिगरिन मिली है हमें। ओके। तो सेम फिगरिन हमें किस में भी मिली, सेम मीन्स नॉट द सेम, बट सेम फीमेल फिगर मिली है हमें टेराकोटा की इंडस वैली साइड में। तो शायद से कुछ देवी देवताओं को मानते होंगे। इट इज़ दे मे एज कॉल्ड इज मदर गॉडेस भी कहे तो आप, तो भी कुछ मतलब अलग नहीं है। तो शायद से उसको वो पूजते होंगे उस फीमेल फिगरिंग को। नेक्स्ट, अगर टॉयज़ की बात करें हम या फिर टेराकोटा फिगर्स की बात करें तो उसी में हमें बुल की फिगर भी दिखती है। अदर भी एनिमल्स की फिगर हमें वहाँ पे एक्सकैवेशन में मिली है। ओके। अगर इस कल्चर के डिक्लाइन की हम बात करें तो इसका डिक्लाइन भी लगभग लगभग 1400 बीसी टू 1000 बीसी के से ही कोइंसाइड करता है, जो कि सेम है सभी चाकोलिथिक कल्चर के साइट के डिक्लाइन में। सो नेक्स्ट, ये मैप है, इसमें आप देख सकते हो ओके उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन, कहाँ पे अहर कल्चर है, कहाँ पे कयथा कल्चर है, मालवा कल्चर है एंड जोरवे कल्चर है। इंडिविजुअल मैप तो दिए ही है, ये भी मैप देखकर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जियोग्राफिकली कहाँ पर थे। ओके। सो नेक्स्ट कल्चर इज जोरवे कल्चर। ओके। जो कि महाराष्ट्र में है। ओके। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जो रीजन है, ओके, उसमें ये एक्सटेंड करता है। ओके। इस कल्चर की डिस्कवरी 1950 में हुई थी, जिसमें जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन शुरू किया तो उन्हें तापी वैली में प्रकाश, उसके बाद प्रवरा गोदावरी वैली में दाइमाबाद, उसके बाद भीमा वैली में इनाम गांव, ये ऐसे लार्ज सेंटर मिले हैं जो कि जोरवे कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपेंड करते मतलब दर्शाते हैं। तो बेसिकली उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए। ओके। जो कि सिमिलैरिटी हमें कहाँ पे मिली है, प्रकाश में, दायमाबाद में एंड इनाम गांव में। सो जो हाउसिंग पैटर्न था, ओके, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो जो हाउसिंग पैटर्न था, तो वो हाउसेस जो थे वो बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप में थे। ओके। और जो लेट जोरवे कल्चर आएगा उसमें हमें सर्कुलर शेप में दिखेंगे। नेक्स्ट, जोरवे कल्चर में हमें एग्रीकल्चर के भी एविडेंस मिले हैं, मटेरियल एविडेंस मिले हैं। नेक्स्ट, वो स्टॉक रेजिंग भी करते थे, उसके बाद हंटिंग, वो फिशिंग भी करते थे। ओके। वैरायटी ऑफ क्रॉप जो उन्होंने ग्रो किए हैं उसमें हमें बार्ले, वीट, जोवर, राइस, रागी, ग्रीन पीस, ग्रास पीस, लेंटिल, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम मिले हैं। नेक्स्ट, अगर इनके डेड बॉडी के ऊपर जो रिचुअल्स करते हैं उनकी बात करें तो वो भी नोटवर्दी है। ओके। जिसमें हमें ऐसा दिखता है कि ये स्पेशल टाइप्स के रिचुअल्स फॉलो करते थे, जिसमें कभी कभी ये जो डेड बॉडी थी उसके एंकल्स को भी चॉप ऑफ कर देते थे। ओके। मतलब रिचुअलिस्टिक परफॉर्म करते थे वो डेड बॉडी पर भी। नेक्स्ट, अगर बात करें हम इस साइट के डिसअपेरेंस की तो उसको भी सेम नेचुरल फिनोमिना ही इतिहासकारों ने कहा है कि रिस्पॉन्सिबल रहा होगा इस साइट के डिक्लाइन में या फिर इस कल्चर के डिक्लाइन में। तो बेसिकली ये चार कल्चर थे जो बिलोंग करते थे अपने चाकोलिथिक फेज को, जिसमें कि अहर, मालवा, कयथा एंड जोरवे कल्चर आता है। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस चाकोलिथिक फेज, एक याद रखो कि भले ही इस फेज में मेटल का डिस्कवरी हुआ है, ओके, बट मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में उन्हें इतना पता नहीं है। इसीलिए हमने देखा है कि उन्होंने प्रॉपर कॉपर ही यूज़ किया है। ओके। उसको किसी के साथ एलॉय नहीं किया, किसी अदर मेटल के साथ उन्होंने एलॉय नहीं किया। जब आगे और सोसाइटी का इवोल्यूशन होगा तो उन्हें केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा, तब वो आगे जाके कॉपर एंड टीन का एलॉय बनाएंगे जिससे ब्रॉन्ज बनेगा। तो फिर नेक्स्ट जो आने वाला फेज होगा तो वो ब्रॉन्ज एज कहलाएगा, क्योंकि ब्रॉन्ज जो है वो हार्डर भी है, स्ट्रॉन्गर भी है, आइदर ऑफ देयर मेटल कम ये पेरेंट, ओके, पेरेंट मेटल।
उससे ज़्यादा हार्ड भी है, वो स्ट्रॉन्ग भी है। ओके, तो ये लेक्चर था हमारा पहला, जो कि बेस्ड था प्री हिस्ट्री पे। ओके, तो आने वाले लेक्चर में हम ऐसे ही डीपली हर सब मतलब हर पॉइंट को हिस्ट्री के पढ़ेंगे, जिसमें बाद में आगे चल के हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको 2024 के पेपर में ओके ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए। चलो, थैंक यू।